हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड वेलकम टू रिफॉर्म लर्निंग। हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे जिसका टाइटल है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। इसकी ऑलरेडी हम 5 वीडियोस कर चुके हैं, ये हमारा 6th वीडियो है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन या फिर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से मेरा मतलब क्या है, ये जनरली हमारे वाले स्कूल नहीं है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से मतलब है साइकोलॉजी में क्या हुआ, जब वो एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनी और उसके बाद उसमें कंटिन्यूसली रिसर्च होती रही, ठीक है। तो उन रिसर्च में क्या होता रहा कि काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक जो हैं सेम विचारधारा जो रखते थे, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू सेम था साइकोलॉजी को लेकर, वो सब ग्रुप में बनते चले गए, उन सब के ग्रुप बनते चले गए। तो वो जो ग्रुप हैं उन्हें कहा जाता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि एक विचारधारा वाले लोग जब एक ग्रुप में आ गए तो उसको एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का नाम दे दिया गया। फिर दूसरी विचारधारा के लोग जो आपस में एक दूसरे के व्यू पॉइंट से ज़्यादा सहमत थे, उन्हें दूसरा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का नाम दिया गया। तो बात करते हैं सबसे पहला और सबसे पुराना जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो आया वो था स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, एक बात और, ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है इन्होंने ही आज जो साइकोलॉजी का जो स्वरूप है ना, जो आज उसका नेचर है, वो इनके कारण ही पॉसिबल हो पाया। क्यों? ये उभरते गए और नई नई रिसर्च करते गए अपने व्यू पॉइंट को, अपनी बात को साबित करने के लिए, और ऐसे ऐसे करते करते साइकोलॉजी जो है वो फ़िलॉसफी से निकल के मॉडर्न साइकोलॉजी में कन्वर्ट हो पाई, इन्हीं विचारधाराओं की वजह से, इन्हीं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की वजह से। तो हम बात करते हैं पहले स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, स्ट्रक्चरलिज्म, जो सबसे पहला और सबसे पुराना स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। अच्छा, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के बाद, बट इन दोनों के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों ही जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं। कंटेम्प्रेरी डिफरेंस क्या था, एक ही साथ ये डेवलप हुए स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। डिफरेंस ये था कि ये जर्मनी में डेवलप हुआ और ये अमेरिका में डेवलप हुआ, ठीक है। तो बात करते हैं पहले स्ट्रक्चरलिज्म की, जिसके फाउंडर जो हैं विलियम वुंट को बोला जाता है। अच्छा, विलियम वुंट जो हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है और वो इस विचारधारा के फाउंडर भी थे। असल में क्या था, विलियम वुंट ये बोलते थे कि भाई, क्योंकि उस वक्त इनिशियल लेवल पे साइकोलॉजी माइंड की बात करती थी और ये सबसे पहला स्कूल है, तो यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट भी जो थे, स्ट्रक्चरलिस्ट जो स्ट्रक्चरलिज्म विचारधारा को सपोर्ट करते थे, उन लोगों का भी ये मानना था कि भाई अगर आप बात कर रहे हो ना माइंड की, तो सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर जानना चाहिए। स्ट्रक्चर जान जाओगे तो माइंड को तुम जान जाओगे। तो विलियम वुंट ये बात बोलते थे कि भाई स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है माइंड का। तुम स्ट्रक्चर को स्टडी करो ना, तुम अपने आप इंसान के बिहेवियर को स्टडी कर लोगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर यानी कि ये क्या बोलते थे, कह रहे थे कि अगर आप माइंड को इन्होंने क्या बात बोली थी कि माइंड को आप समझना चाहते हो तो क्या करो, माइंड को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फिर डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट की इंडिविजुअल स्टडी करो। इस पार्ट की इंडिविजुअली स्टडी कर लिया, फिर दूसरे पार्ट की इंडिविजुअली स्टडी करो। जब हर एक पार्ट की इंडिविजुअली स्टडी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ठीक है। इस तरीके से जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है। और जब माइंड का स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो बिहेवियर को तो फिर इंसान का जो बर्ताव है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसे भी आप आसानी से समझ पाओगे और उसे प्रिडिक्ट भी कर पाओगे। अब इस काम के लिए ये जो मेथड यूज़ करा इन्होंने, उस मेथड का नाम था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल उन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए किया। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता था कि जो लोग होते थे या फिर जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उनके सामने ना कोई भी एक वस्तु रख दी जाती थी, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता था या फिर उन्हें किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दिया जाता था और बोला जाता था कि भाई इस ऑब्जेक्ट को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर आपके दिमाग में अभी एट प्रेजेंट जो कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उन्हें बताओ, ठीक है।
लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो थॉट एट प्रेजेंट के होने चाहिए, पास्ट वाले नहीं, एट प्रेजेंट के होने चाहिए, ठीक है। तो बताओ उनके बारे में। फिर वो जो कुछ भी बताते थे उनके उन सारे जो स्टेटमेंट्स थे उनको स्टडी किया जाता था और फिर बोला जाता था कि भाई ये आप जो भी आपके रिसेंट थॉट हैं या रिसेंट आपके माइंड में जो भी एक्सपीरियंस इस सिचुएशन को लेकर, ये सब्जेक्ट को लेकर हो रहे हैं, उसके बेसिस पर आपका जो बिहेवियर है उसका प्रेडिकेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आप ऐसा बिहेव करोगे जब सेम सिचुएशन या सेम ऑब्जेक्ट आपके सामने दोबारा आएगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये था विलियम वुंट का स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें वो बात करते हैं माइंड के स्ट्रक्चर की। उनका कहना था कि स्ट्रक्चर समझ जाओ माइंड का तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि इंसान ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। और जो मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया था वो था इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो ये टर्म दी थी ना स्ट्रक्चरलिज्म, ये टर्म विलियम वुंट ने नहीं दी थी, ये उनकी तो विचारधारा थी। ये जो टर्म दी थी वो दी थी इनका स्टूडेंट था टिचनर ने, ठीक है। ये जो टर्म जो दी थी ये दी थी इन्हीं के स्टूडेंट टिचनर ने, और इनको श्रेय जाता है साइकोलॉजी को अमेरिका ले जाने का, ठीक है। क्योंकि पहले विलियम वुंट, क्योंकि ये जर्मनी में डेवलप हुई थी विचारधारा, विलियम वुंट जर्मनी में रहते थे, तो ये विचारधारा जर्मनी में ही थी, लेकिन इसको जर्मनी से बाहर अमेरिका ले जाने का जो श्रेय है वो टिचनर को जाता है, और उन्होंने ही ये टर्म भी दी थी। अब बात करते हैं फंक्शनलिज्म की। फंक्शनलिज्म मैंने बताया स्ट्रक्चरलिज्म का कंटेम्प्रेरी था, और ये विचारधारा थी, इसके फाउंडर जो हैं वो विलियम जेम्स को बोला जाता है। और ये इन्होंने भी क्या करा था, जैसे विलियम वुंट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 1879 में दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लैब की स्थापना करी थी लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, और इसीलिए 1879 को फाउंडिंग ईयर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में विलियम जेम्स ने भी एक साइकोलॉजिकल लैब की स्थापना करी थी। यहाँ से शुरुआत होती है उनकी विचारधारा फंक्शनलिज्म की। अब फंक्शनलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चरलिज्म जहाँ बात करता था माइंड के स्ट्रक्चर की, फंक्शनलिज्म उसके अपोजिट बात करता था किसकी, फंक्शन की, फंक्शन ऑफ माइंड की, ठीक है। ये बात करते थे और ये बात करते थे ठीक है। ये बोलते थे कि भाई साइकोलॉजी का जो मेन एम होना चाहिए ना, वो ये पता करना होना चाहिए कि माइंड फंक्शन कैसे करता है, ना कि ये कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब अगर हम डे टू डे लाइफ का ही एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो क्या हमें इससे कोई मतलब है कि वो बना किस मटेरियल से है, क्या क्या मटेरियल उसके अंदर यूज़ किए गए हैं, हमें इससे इतना लेना देना नहीं है जितना इस बात से लेना है कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन कौन से चल सकते हैं, कितनी उसकी इंटरनल मेमोरी है, कितनी एक्सटर्नल मेमोरी है। यानी कि हमारा जो फोकस है वो उसके प्रोसेसिंग पर है, उसकी फंक्शनिंग पे, इंस्टेड ऑफ कि वो किस मटेरियल से बना है। तो ये भी यही बोलते थे कि भाई साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, उसका आधार होना चाहिए मन का कार्य क्या है, ना कि उसके स्ट्रक्चर पे, क्योंकि स्ट्रक्चर इतना रेलिवेंट नहीं है हमारी डे टू डे लाइफ में। रेलिवेंट तो क्या है, माइंड का फंक्शन है। तो इसीलिए इस विचारधारा को फंक्शनलिज्म कहा गया। विलियम जेम्स के ही बाद एक और बहुत फेमस हुए फंक्शनलिस्ट जिनका नाम था जॉन ड्यूई। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव लर्निंग। अच्छा, एक चीज़ और, फंक्शनलिस्ट जो थे ना, ये इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है एजुकेशन की फील्ड में, साइकोलॉजी का एजुकेशन की फील्ड में। इन्होंने अपने विचारों में ये बोला है कि भाई तुम फंक्शन की बात करो ना, माइंड के फंक्शन की बात करोगे तो फंक्शन यानी कि उसे ट्रेन भी किया जा, अगर किसी चीज़ के फंक्शन को हम पता कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं। इन्होंने कहा था कि भाई एजुकेशन सिस्टम में ना, जैसे अगर मैं जॉन ड्यूई की बात करूं तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी अपना रोल दिया। इन्होंने प्रोग्रेसिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट लाए,
एजुकेशन सिस्टम में। प्रोग्रेसिव लर्निंग यानी कि ये बोलते थे कि भाई लर्निंग जो है ना वो होनी चाहिए चाइल्ड सेंटर, ठीक है, हैंड ऑन लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो बच्चे को कोई चीज़ सिखाओ तो उसके लिए ना उसका इंटरेक्शन बनाओ उसके एनवायरनमेंट के साथ, ना कि उसके किताबों के साथ, ठीक है, जो कि पहले ज़माने में उस वक्त तक होता था। उस वक्त तक क्या था कि बुक्स ही माना जाता था कि किताबें पढ़ो और ऐसे ही आप सक्सेसफुल हो गए, ऐसे ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन जब फंक्शनलिस्ट आए, विलियम जेम्स की जब विचारधारा उन्होंने अपनी समाज के वर्ल्ड के सामने रखी, फिर उसको सपोर्ट भी और उसको और आगे पहुंचाने का काम जॉन डेवी ने करा। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप किसी इंसान को कोई भी चीज़ सिखाना चाहते हो ना, तो इंसान सबसे फास्ट तरीके से कोई भी चीज़ तब सीखता है जब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। एनवायरनमेंट के साथ जितना इंटरेक्ट करेगा, जितना एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व रहेगा, जितने उसको आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस दोगे ना, वो उतना फास्ट सीखेगा, ठीक है, उतना फास्ट उसका मॉडिफिकेशन होगा उसके माइंड का, ठीक है। तो जॉन डेवी जो है वो यही बोलते थे कि भाई हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हर चाइल्ड के एज लेवल के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम है वो अलग होना चाहिए। पहले क्या था, एक ही करिकुलम सेट था, हर बच्चों के लिए वही था, ठीक है। लेकिन जॉन डेवी ने ये बात बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट अलग है, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, तो तुम उनको एक ही एजुकेशन सिस्टम से एजुकेट नहीं कर सकते। तो फंक्शनलिस्ट जो थे वो बात करते थे फंक्शन ऑफ माइंड की, और फंक्शन ऑफ माइंड की वो बात क्यों करते थे? क्योंकि उनका मानना था कि इंसान जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके, अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करके ज़्यादा बेटर तरीके से सीखता है। तो इसीलिए उस फंक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन स्ट्रक्चर। और इनके बाद इसमें दो फेमस जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे विलियम जेम्स और जॉन डेवी। इन दोनों ने ही एजुकेशन फील्ड में साइकोलॉजी के रोल को बताया है और उसे एजुकेशन फील्ड में अप्लाई करने की बात कही है। तो आज की जो ये हमारी वीडियो है, जो कि वीडियो नंबर 6 है, इसमें हम सिर्फ 2 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत वाइड है अपने आप में। तो बाकी के जो है उसको हम ऐसे ही 2 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी गेस्टाल्ट और बिहेवियरिज्म। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।